नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है 7वीं लोकसभा। जी हाँ, 7वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2019 में, इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा, जो कि आपकी यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उनके प्रश्नों का ये एक संग्रह है। इसको आप अंतिम तक देखते जाइए, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको पूछे गए हैं और उसके आंसर डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं आपको शेयर करूंगा। जैसा कि आपको 7वीं लोकसभा इलेक्शन के दोनों पार्टी के किरदार नज़र आ रहे हैं। ये 7वीं लोकसभा थी 2019 में और प्रथम जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे, यानी 1952 में आम चुनाव पहली बार भारत में हुए थे। और उसके पश्चात अभी 2019 में जो लोकसभा बनी है वो 7वीं लोकसभा है वर्तमान में। तो चलते हैं 7वीं लोकसभा के बारे में कि 7वीं लोकसभा के अंदर कितने चरणों में चुनाव हुए थे। तो 7वीं लोकसभा में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। याद करने का तरीका बड़ा इजी है, 17 का 1 हटा दो तो पीछे क्या बच गया 7। तो 7वीं जो लोकसभा अभी हुई थी 2019 में, इसमें 7 चरणों में चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न कहता है कि इसकी अवधि क्या थी। जो 7 चरणों में चुनाव हुए थे 7वीं लोकसभा के, इसकी अवधि कितने महीनों तक की रही थी, यानी कब से शुरू हुई थी और कब इसका अंत हुआ था। तो ये 11 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुए थे, 19 मई 2019 तक 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे। आपको ये बताना है। अगला प्रश्न कहता है कि किस तारीख के दिन 7वीं लोकसभा का जो है चुनाव का परिणाम आया था। तो चुनाव परिणाम जो आया था वो 23 मई 2019 के दिन आया था, यानी 19 मई 2019 को 7वां राउंड हुआ था और इसके 4 दिन पश्चात 23 मई 2019 के दिन 7वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ गए थे। अगला प्रश्न है कि किस तारीख के दिन नए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो कि 15 नंबर के पीएम हैं, और एनडीए पार्टी यानी इनके जो अलायंस का नाम है वो एनडीए है और इनकी पार्टी का नाम बीजेपी है, और उनके ये पीएम जो है इन्होंने शपथ कब ली। तो इन्होंने शपथ ली है 30 तारीख के दिन, यानी 30 मई 2019 के दिन इन्होंने मोदी 2.0 की शपथ ली। और अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने विम्स्टेक, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को इनविटेशन दिया था। और इससे पहले जब इनका प्रथम कार्यकाल था, यानी 16वीं लोकसभा में 2014 में, और इन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी 26 मई 2014 को, उसमें सार्क देशों के, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। और अभी 2.0 में इन्होंने विम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इन्विटेशन दिया था। उसके बाद चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस तारीख के दिन जो है राजस्थान के चुनाव संपन्न हुए थे 7वीं लोकसभा के, उसकी तारीख क्या थी और कितने राउंड में हुए थे। यहाँ पे मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 25 लोकसभा की सीटें हैं, 200 विधानसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। और राजस्थान में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, इसके ये 2 राउंड में अलग अलग हुए थे, यानी 13 सीटों के लिए 1 और 12 सीटों के लिए 1। 13 सीटों के लिए चौथा राउंड चला था 29 अप्रैल के दिन, और 12 सीटों के लिए 5वां राउंड जो आया था वो 6 मई के दिन राजस्थान में इन सीटों के पर लोकसभा की पर चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न ये कहता है कि 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। जी हाँ, आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, संवैधानिक पद होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संगठन है, उसका निर्माण किया गया था 25 जनवरी 1950 के दिन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जिसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो 23वें जो CEI यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वह है मिस्टर सुनील जी अरोड़ा। यानी सुनील जी अरोड़ा जो राजस्थान कैडर से है वो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो वर्तमान में इस पद के ऊपर है। और इन्होंने OP रावत को रिप्लेस करा, यानी इनसे पहले जो 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे ओम प्रकाश रावत। और अभी जो वर्तमान में है वह है सुनील जी अरोड़ा जो राजस्थान कैडर से है। अगला प्रश्न कहता है कि कितनी सीटें अभी वर्तमान में लोकसभा में है। रिसेंटली हाउ मेनी सीट इन लोकसभा। तो लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं यानी निचला सदन कहते हैं, उसमें 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 सीटें जो होती है वो इलेक्टेड होती है और 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियन की रिजर्व होती थी। मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
यानी 16वीं लोकसभा तक, यानी मैं कह सकता हूं 16वीं और 17वीं, यानी 17वीं जो लोकसभा जो अभी 2019 में अंतिम हुई थी, वहां तक ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन की रिजर्व हुआ करती थी, जिसको नॉमिनेटेड करते थे हमारे प्रेसिडेंट साहब। लेकिन वर्तमान में ये 2 सीटें जो है वो हटा दी गई है, यानी ये जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें जो कि नॉमिनेट होती थी प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको हटा दिया गया। और इसका कारण ये बताया गया है कि इनकी जनसंख्या क्या है, कम, और अभी 2020 में ही इसका एक अमेंडमेंट बिल लेके आया और अमेंडमेंट बिल लाने के बाद में इसको हटा दिया गया है। तो प्रेसिडेंट जी यानी हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको ये अधिकार रहता है, उनकी शक्तियों में आता है कि 2 सीटें वो एंग्लो इंडियन की अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में, और 10 सीटें जो है वो राज्यसभा में। तो 10 सीटें राज्यसभा में तो मेंटेन रहेगी, परंतु जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की रिजर्व हुआ करती थी लोकसभा में, अब वो हटा दिया गया है। लेकिन 7वीं लोकसभा का प्रश्न पूछ लिया जाए, तब तक 545 सीटों में से 543 सीटें इलेक्टेड और 2 सीटें एंग्लो इंडियन की क्या थी, रिजर्व थी। उसके पश्चात चलते हैं कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो सकती है, 552। जी हाँ, लोकसभा में सर्वाधिक से ज्यादा जो उच्चतम सीटें हो सकती है वो 552 हो सकती है। 7वीं लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो कितनी सीटों के लिए हुए थे, तो 7वीं लोकसभा जो 2019 में हुई थी उसमें 542 सीटों के लिए ही चुनाव कराए गए थे। 543 में से एक सीट के ऊपर इसलिए नहीं हो पाया था कि वहां पर डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कजगम के कैंडिडेट यानी प्रत्याशी ने धन का दुरुपयोग करा था, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना थी। यानी 1952 से 2019 के मध्य ऐसा पहली बार हुआ कि इलेक्शन होने से पहले ही प्रत्याशी ने घर घर जाके धन का वितरण करके और जो हो नियम कायदे कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने एक सीट जो वेल्लोर तमिलनाडु में थी उसके चुनाव कैंसिल करके जो 7 चरणों में चुनाव हुए थे 11 अप्रैल से 19 आपके मई तक, उसमें 542 सीटों के ऊपर ही चुनाव संपन्न कराए थे। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सीट विन बाय द एनडीए, यानी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसे हम एनडीए कहते हैं, उन्होंने 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती, तो इन्होंने जीती 353 सीटें। 353 सीटें जीती, जो कि पिछली बार यानी 2014 से कंपेयर करूं 16वीं लोकसभा से तो ये ज्यादा है। पिछली बार 2014 में एनडीए ने 336 सीटें ली थी और इस बार जनमत अच्छा मिला, यानी जनता का आशीर्वाद मिलने से इनको 353 सीटें एनडीए को मिली। उसके पश्चात जो एनडीए की अलायंस की एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, उसने इस बार 17वीं लोकसभा में कितनी सीटें जीती, उसने 303 सीटें जीती। और पिछली बार जब 2014 के चुनाव हुए थे यानी 16वीं लोकसभा के, तो उन्होंने 282 सीटें जीती थी। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी को जनमत अच्छा मिला, यानी 282 से 303 और एनडीए को 336 से 353। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि अपोजिशन में बैठी यूपीए पार्टी यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को कितनी सीटें इस 17वीं लोकसभा के अंदर मिली, तो यहाँ 17वीं लोकसभा में उनको 92 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली थी, 92। और उसमें से भी जो उनकी पार्टी है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको कितनी सीटें मिली, तो उनको 92 में से 52 सीटें आईएनसी लेकर आई थी और इसके अलायंस जो अदर अलायंस है उनके द्वारा इस पूरे के पूरे संगठन को 92 सीटें मिली। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सीट रिजर्व फॉर फुल मेजोरिटी, तो फुल मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व होना जरूरी थी, तो 543 के हाफ करके उसमें एक ऐड कर दीजिए यानी 272। यदि 272 सीटें जो भी लेके आता था तो उसको फुल मेजोरिटी हो जाती थी। और यहाँ पर जो एनडीए लेके आई वो लेके आई 353 और एनडीए की जो पार्टी बीजेपी है वो 303 सीटें लेके आई, यानी फुल मेजोरिटी के साथ में 17वीं लोकसभा के अंदर मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट न्यू फीचर फर्स्ट टाइम इन ईवीएम दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन एडेड इन 17 लोकसभा इलेक्शन 2019, यानी एक नई विशेषता क्या थी इस बार ईवीएम के अंदर जो 17वीं लोकसभा में यूज की गई थी। तो इसमें जो वीवीपीएटी यूज कर रहे थे यानी जिसको हम कह सकते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, उसमें कैंडिडेट की फोटो साथ में उसकी पार्टी का चिन्ह और साथ में उसका नाम भी था, यानी इस बार फोटो और ऐड की गई ताकि जो वोटर है उसको ये पता चल सके कि मैं किस व्यक्ति को फोटो देख के पहचान सके कि मेरा कैंडिडेट सही है या गलत है। उसके पश्चात चलते आगे, इस बार जो 17वीं लोकसभा हुई थी 2019 में, उसमें चुनाव का प्रतिशत क्या रहा, यानी कुल कितना प्रतिशत चुनाव प्रतिशत रहा, तो 67.11%
टोटल वोटिंग परसेंटेज इस बार 2019 की लोकसभा चुनाव में हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर हेल्पलाइन, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे सुनील जी हैं, उन्होंने एक वोटर की हेल्प के लिए एक वोटर हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करा था, जहां पे आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वो था 1950, यानी 1950। 1950 क्यों दोस्तों? क्योंकि 1950 में ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसलिए 1950 इसका नंबर रखा गया। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी ईयर आफ्टर ए पार्टी गोट द फुल मेजोरिटी इन सेकंड टाइम, यानी सेकंड टाइम के नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी यानी एनडीए इनका अलायंस जो मोदी 2.0 रहा 2019 में 7वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा। तो आपको ये बताना कि सेकंड टाइम फुल मेजोरिटी के साथ में कितने सालों बाद में ऐसा कोई पीएम आया जो फुल मेजोरिटी के साथ में आया, तो इसका आंसर होता है 48 ईयर, यानी 48 साल बाद में ऐसा करिश्मा देखने को मिला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बताने जो कि 7वीं लोकसभा चुनाव के थे जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटक से। तो जम्मू एंड कश्मीर से सना दुआ जो कि वहाँ की मॉडल थी, वो ब्रांड एम्बेसडर थी इस बार लोकसभा चुनाव की, और कर्नाटक से गिरीश एन गोड़ा जो कि पैरा ओलंपिक हाई जंपर थे, उनको कर्नाटक का इस इलेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मुंबई की एक सोशल वर्कर जो कि पहली बार किसी एक ट्रांसजेंडर को, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि LGBTQ को पहली बार इलेक्शन जो है कमिश्नर ने मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसका नाम क्या है? तो इनका नाम होता है गौरी सावंत। गौरी सावंत जो थी वो मुंबई की सोशल वर्कर थी और ये ट्रांसजेंडर थी, जिनको कि मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र जी मोदी ने डिफीट करा था यानी समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को वाराणसी से, यानी नरेंद्र जी मोदी इस 7वीं लोकसभा में वाराणसी से खड़े हुए थे और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को कितने वोटों से डिफीट करा? तो इसका आंसर होता है लगभग 4.5 लाख, यानी 4.75 लाख वोटों से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र जी मोदी जब 16वीं लोकसभा में खड़े हुए थे तो 2 स्थानों से अलग अलग खड़े हुए थे, एक गुजरात के बड़ोदरा से और एक यूपी के वाराणसी से। और फिर जब पीएम बने तो उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा की अपनी सीट को स्कीप कर दिया और मेंटेन जो रखा वो रखा वाराणसी की सीट को, यूपी वाली को। और इस बार क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था इसलिए वो वाराणसी यूपी की सीट एक ही सीट से खड़े हुए और उनकी प्रतिद्वंदी के रूप में जो थी वो शालिनी यादव थी और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट लगभग 4.5 लाख वोटों से पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों इनकी हार हो गई। उसके पश्चात चलते हैं अमित शाह जो कि गांधीनगर गुजरात से खड़े हुए थे और इन्होंने कंफर्टेबली बीट करा था कांग्रेस के कैंडिडेट को लगभग 8.94 लाख वोट से। आपको उन कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम बताना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गांधीनगर की सीट थी वहाँ पे ये रिजर्व थी और ये लाल कृष्ण आडवाणी के लिए थी, परंतु जो इस बार मोदी 2.0 में एक जो है वो घोषणा की गई थी कि 70 से ऊपर वाले व्यक्तियों को इस बार जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा, इसलिए अमित शाह को गांधीनगर गुजरात से उतारा गया और उन्होंने अपनी ये जीत सुनिश्चित करी 8.94 लाख वोट से। और कांग्रेस के कैंडिडेट जी हाँ डॉक्टर CJ चेवड़ा को हराकर जीते और ये अभी गांधीनगर के MP और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री में होम मिनिस्टर भी है। चलते हैं आगे, गिरिराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने CPI के कैंडिडेट यानी कन्हैया कुमार को एक 4.20 लाख वोट के मार्जिन से हराया। आपको बताना किस सीट से इनको हराया? तो ये थी बेगूसराय सीट। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जीते और इन्होंने कन्हैया कुमार को हराया। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो कहता है आजमगढ़ इलेक्शन जो रिजल्ट आया 2019 का, उसमें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी यादव जीते और उन्होंने 2.5 लाख वोट से दिनेश लाल यादव को हराया। दिनेश लाल यादव को बॉलीवुड में किस नाम से जाना जाता है? तो दिनेश लाल यादव को निरुआ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जो है मूवी के एक्टर्स हुआ करते हैं। ये मूवियां बनाते हैं और मूवियों के एक्टर्स यानी एक्टर्स को इस बार दिनेश लाल यादव को जो है वो आजमगढ़ से अपना भाग्य आजमाने के लिए अखिलेश यादव जी के सामने प्रतिद्वंदी चुना गया, परंतु अखिलेश जी यादव जो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है उन्होंने दिनेश लाल यादव को हरा दिया 2.5 लाख वोटों से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि एक पोलिंग बूथ जो है वो गिर फॉरेस्ट में बनाया गया था जहाँ पे एक ही व्यक्ति ने मतदान करा था। उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति का नाम जो था वो था भारत दास दर्शन दास। ये 55 साल के व्यक्ति थे जो कि बेनाज विलेज से जो है बिलोंग करते थे, जो कि गिर जो कि
एशियन लायन के लिए काफ़ी फेमस फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ पे थे। और ये जूनागढ़ गुजरात में आता है। और एक व्यक्ति के लिए वहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया था और एक व्यक्ति जो 55 साल के थे, दशरथ दास, इन्होंने यहाँ पे वोटिंग डाला था। और यहाँ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि गिर जो है वो एशियन लायन के लिए काफ़ी फेमस फॉरेस्ट रिजर्व है और ये गुजरात में आता है। अगला प्रश्न ये कहता है डैश द फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मिजोरम ओनली 1 सीट ऑफ लोकसभा इन लोकसभा इलेक्शन 2019। यानी आपको बताना है उस कैंडिडेट का नाम जो कि जो है निर्विरोध जीत गई, इंडिपेंडेंट जीत गई कैंडिडेट एकमात्र सीट जो कि मिजोरम में होती है लोकसभा की 2019 यानी 7वीं लोकसभा चुनाव में। तो इनका नाम जो था वो था ललथालमुमनी और ये जीत गई अपने आप ही, क्योंकि इनके सामने कोई खड़ा भी नहीं हुआ। अगला प्रश्न कहता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कब बना था, यानी भारत में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, जो भारत में चुनाव करवाता है, जिसको हम जो है चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये बना था 25 जनवरी 1950 के दिन। और अगला प्रश्न कहता है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में जो 23वें है वो है मिस्टर सुनील जी अरोड़ा। उसके बाद चलते हैं आपको बताना फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली महिला इलेक्शन कमीशन कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला इलेक्शन कमीशन जो बनी थी वो बनी थी वीएस रमा देवी। आपको राम भगवान से याद हो जाएगा रमा देवी। उसके बाद चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सीआर पाटिल जो कि हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन से जीते थे 6.89 लाख वोट से अभी 7वीं लोकसभा इलेक्शन 2019 में। और उन्होंने नवसारी से, वो एमपी है वर्तमान में, जो नवसारी आता है वो गुजरात में आता है। इन्होंने किसको डिफीट करा था, तो इन्होंने जो करा था वो करा था कांग्रेस कैंडिडेट को। और कांग्रेस कैंडिडेट के मिस्टर पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को इन्होंने डिफीट करा था 6.89 लाख वोट से। और सबसे बड़ी जीत जो थी वो यही थी और जो नवसारी गुजरात से हुई थी और जो जीते थे सीआर पाटिल। उसके बाद चलते हैं मिनिमम मार्जिन से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे मात्र 181 वोट से और वो जीते थे आपके फिशरीज यूपी से। और उन्होंने इस लोकसभा सीट के अंदर जो है वो मात दी थी बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट टी रामा को। आपको उस भारतीय जनता पार्टी के एमपी का नाम बताना है, ये है वीपी सरोज जो थी उन्होंने 181 मत से इस 7वीं लोकसभा में यूपी के फिशरीज से जीत दर्ज करी थी और इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के टी रामा को हराया था। उसके बाद में आपको यंगेस्ट एमपी बताना है जो कि 30 साल से नीचे भारत के थे और इस बार 7वीं लोकसभा में वो जीत कर आए 30 साल से नीचे वाले। तो एक ये पुरुष और एक महिला थी। और आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि एमपी के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है। कितनी होती है? 25 साल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो जीते थे वो चंद्रानी मुर्मू थी। चंद्रानी मुर्मू की उम्र 25 साल थी और ये वीजेडी यानी विजू जनता दल पार्टी जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी उन्हीं के सीएम उड़ीसा के अंदर जो है सीएम है नवीन जी पटनायक विजू जनता दल पार्टी। और ये उड़ीसा के केंजोर से खड़ी हुई थी चंद्रानी मुर्मू और इन्होंने जीत दर्ज करी थी। और लड़कों के अंदर यदि बातचीत चले तो उसमें तेजस्वी सूर्या जीते थे जो 28 साल के थे, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बैंगलोर साउथ के जो एमपी है। तो तेजस्वी सूर्या पुरुषों के अंदर सबसे कम उम्र में और महिला के अंदर चंद्रानी जी मुर्मू 25 साल की जो कि उड़ीसा केंजोर से जीती थी वीजेडी से और ये बीजेपी से। उसके पश्चात चलते हैं द इलेक्शन कमिश्नर ऑपरेट अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल। आपको बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद बनाया गया? 324। तो 324 जो है वो आर्टिकल के तहत ये बना है जो कि पार्ट 15 का विषय है। आपको अगला प्रश्न कह रहा है वो आर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2019। तो अभी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, देखिएगा यहाँ शब्द है इलेक्शन कमिश्नर्स, नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यदि चीफ आ जाता है तो सुनील जी अरोड़ा होते जो 23वें होते, परंतु उनके नीचे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो है श्री अशोक लवासा और साथ में श्री सुशील चंद्र। श्री अशोक लवासा फॉर्मर जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और श्री सुशील चंद्र जो है वो सीबीडीटी के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये सीबीडीटी से प्रमोट होके इलेक्शन कमिश्नर बने और श्री अशोक लवासा जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। यानी मैं कह सकता हूं जो 3 व्यक्तियों का एक कमीशन है जिसको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं आर्टिकल 324 के तहत,
उसमें चीफ तो है सुनील जी अरोड़ा जो राजस्थान कैडर से है, और उनके नीचे इलेक्शन कमिश्नर जो 2 है वो है श्री अशोक लवासा और साथ में श्री सुशील चंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टर्म होती है वो कितने समय के लिए होती है, तो ये 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए उसमें इनकी कार्य अवधि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 साल और 65 वर्ष। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंथली सैलरी कितनी देती है सरकार, तो इनकी मंथली सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख रुपया होती है। कितनी होती है, 2.5 लाख। उसके पश्चात पहली लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, यानी मैं कह सकता हूं भारत में, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में, और अभी 2019 में ये 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। और अब जो 18वीं लोकसभा आएगी वो 2024 में आएगी। अगला प्रश्न कहता है द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में आई थी, जिसको जिसने रिप्लेसमेंट करा था वैलिड पेपर को, पहले वैलिड पेपर पे होते थे, उसके बाद में ईवीएम मशीन आ गई। तो ईवीएम मशीन पहली बार 1982 में कहाँ यूज हुई थी, ये केरला में हुई थी। तो याद करने का तरीका बड़ा आसान है, जो शिक्षित व्यक्ति है वो जल्दी किसी क्रांति को यूज कर लेते हैं, यानी टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं। तो केरला ने 1982 में इसको पहली बार पेपर बैलेट को हटाया और उसकी जगह क्या यूज करा, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न कहता है ईवीएम जो है वो फर्स्ट टाइम यूज जो जनरल इलेक्शन में हुई थी इंटायर स्टेट के अंदर, वो कहां पर हुई थी, 1999 में, जो कि एक वहां की स्टेट की असेंबली थी। तो ये इसका आंसर होता है गोवा। गोवा की जो असेंबली हुई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली 1999 में, उसमें ईवीएम का उपयोग किया गया था फर्स्ट टाइम इंटायर स्टेट के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है जिसको हम वीवीपीएट कहते हैं, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये पहली बार जो है सितंबर 2013 के अंदर नोक्सेन जो कि एक असेंबली है वहां पे इसको पहली बार यूज किया गया था। तो ये नोक्सेन कहाँ आता है, नोक्सेन आता है नागालैंड में। तो नागालैंड के नोक्सेन में वीवीपीएट पहली बार 2013 में, और ईवीएम जो है इंटायर स्टेट के लिए 1999 में सबसे पहले जो यूज की थी वो गोवा में, और वैसे पेपर बैलेट को हटा के ईवीएम जो आई थी वो किसमें आई थी, केरला में। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। अगला शब्द है कि जो नोटा शब्द यूज होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिएगा कई बार ये नया शब्द है नोटा। नोटा मतलब आपको जब कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं। तो नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबाउ। आपको ये बताना नोटा पहली बार भारत में कब यूज किया गया था। नोटा 2013 में यूज किया गया था। तो देखिएगा नन ऑफ द अबाउ ना तेरा है ना मेरा है, तो उससे 2013 याद हो जाएगा। तो 2000 के जो असेंबली इलेक्शन थे जो 4 स्टेट में हुए थे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और एमपी में, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या था, दिल्ली, उसमें पहली बार ईवीएम मशीन में आया था नोटा। उसके बाद चलते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 के अंदर 15,256 फीट के ऊंचाई के ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट में, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त करा, और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ये कौन से जगह ने करा जो हिमाचल प्रदेश में आता है 15,256 फीट की ऊंचाई पर। तो इसका आंसर होता है ताशीगंग। तो ताशीगंग एक जगह है जो कि कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, जो 15,256 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित पोलिंग स्टेशन बन चुका है इस 7वीं लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 में। लोकसभा इलेक्शन 2019 में आपको बताना है कि महिलाओं के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। वो कहां पे सेटअप हुआ था, वो सेटअप हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहली बार महिलाओं के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया था, जहां पे जो पीठासीन अधिकारी या जो चुनाव अधिकारी थी वो भी महिला थी, और वहां पे महिला के अलावा पुरुषों का जाना क्या था, वर्जित। तो ये महाराष्ट्र में सेटअप किया गया था। अगला प्रश्न कहता है जो जनरल इलेक्शन हुए थे 7वीं लोकसभा 2019 के लिए, उसके साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुनाव हुए थे। आपको बताना कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव इसके साथ संपन्न हुए थे, यानी लोकसभा के साथ जो विधानसभा है उसके भी चुनाव हुए थे। कितने राज्यों की विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे, तो यहाँ पे हुए थे आपका सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों के। याद करने की ट्रिक होती है सोआ, SOAA, सोआ। तो एस बताएगा सिक्किम को, ओ बताएगा उड़ीसा को, ए बताएगा आंध्रा को, ए बताएगा अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम IAMAI कहते हैं, इन्होंने सेटअप करा था मुंबई के अंदर। तो इन्होंने 2004 में IAMAI सेटअप हुआ था मुंबई में। आपको नए CM बताने हैं इन चारों के चारों राज्य के, जो इस बार 7वीं लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी सोआ यानी सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो है वो है पेमा
खांडू, ये भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद सिक्किम से जो हुआ है वो है पीएस गोलिया। तो पीएस गोलिया जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको हम एसकेएम कह सकते हैं, उसके सीएम है। उसके बाद में इनको हम प्रेम सिंह तमंग के नाम से भी जान सकते हैं, ध्यान रखना, पीएस तमंग या पीएस गोलिया। उसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न है, हु इज द न्यू सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आई और उसके सबसे युवा सीएम है। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे युवा सीएम में नाम आता है जगनमोहन रेड्डी का। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, हु इज द न्यू सीएम इन उड़ीसा। और ये सबसे वरिष्ठ, भारत के सबसे वरिष्ठ सीएम आते हैं उड़ीसा के नवीन जी पटनायक। और सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन का खिताब भी इन्हीं के नाम से है, जो बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं, नवीन जी पटनायक। तो इसी के साथ ये 17वीं लोकसभा के क्वेश्चन और उसके आंसर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ये यूपीएससी बेस्ड के प्रश्न हैं जो आपको काफ़ी पसंद आए। इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।